हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स को। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल्स मींस क्या होता है? तो सबसे पहले पॉलिनॉमियल्स मींस आपको पता होना चाहिए। तो पॉलिनॉमियल्स होता है एक हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको पता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मींस जहाँ पर आपका कॉन्स्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, एक्सपोनेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल देता हूँ कि 2x² प्लस 9x प्लस 2, ये एक तरह से क्या है, हमारी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? क्योंकि यहाँ पर देखिए कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू मतलब 2, वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स जैसे कि x वेरिएबल है। ठीक है, एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट मतलब यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंट 2 है। क्लियर है? तो ये जब ये पूरी की पूरी हमारी क्या है, ये एक तरह से कॉम्बिनेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, वही हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी ना, इसको हम पॉलिनॉमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉलिनॉमियल कहेंगे। लेकिन पॉलिनॉमियल की कुछ कंडीशन होती है। क्या होती है? पॉलिनॉमियल की कुछ कंडीशन होती है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कंडीशन नहीं होती, लेकिन पॉलिनॉमियल से कंडीशन होगी। पॉलिनॉमियल से क्या कंडीशन होगी? इट इज़ द एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल हैव ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। इस बात को समझना बहुत ध्यान से। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप कि ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है? ठीक है, आपको कुछ इक्वेशंस दी हुई होगी, आपको इक्वेशंस, आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी हुई होगी, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपको डिटरमाइन करना है कि पॉलिनॉमियल कौन सी है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पॉलिनॉमियल्स देखने के लिए पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होनी चाहिए। पॉलिनॉमियल कौन होंगे? ऐसी एक्सप्रेशन जिनकी पावर जो होगी वो पॉजिटिव होगी। बात ध्यान रखना, क्या होगी? पॉजिटिव पावर होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूँ 1 ऐसे, फॉर एग्जाम्पल 2/x प्लस 9, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या पॉलिनॉमियल है, तो आप कहोगे नहीं पॉलिनॉमियल नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनॉमियल? क्योंकि जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो x देखिए यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में है। ठीक है, x कहाँ पर है आपका? डिनोमिनेटर में। इसका मतलब है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x की पावर -1 प्लस 9 लिख सकते हैं ना। कोई दिक्कत है? देखिए 2/x लिखा हुआ है, ये एक तरह से 1/x ही लिखा हुआ है। ये x डिनोमिनेटर में है तो 1/x के फॉर्म में लिखा हुआ है। और 1/x को हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर -1 लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट पावर में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, लिख सकते हैं ना, x की पावर -1 लिख सकते हैं 1/x को। तो इसका मतलब है कि ये 2/x जो है ये क्या है? x की पावर -1 है। तो मतलब आप ये ध्यान रखो कि जब भी आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में होगा तो माइनस के फॉर्म में होता है। क्लियर है? किसके फॉर्म में होता है? माइनस के फॉर्म में होता है। बात क्लियर है? ठीक है, कोई परेशानी है? तो देखिए सबसे पहली बात, पॉलिनॉमियल का डिनोमिनेटर कभी भी आपका क्या नहीं होगा, डिनोमिनेटर में आपका पॉलिनॉमियल नहीं होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि डिनोमिनेटर में अगर आपका वेरिएबल आ गया, डिनोमिनेटर में अगर आपका वेरिएबल आ गया, इसका मतलब है कि वो हमारा पॉलिनॉमियल नहीं है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, पहली बात तो ये। ठीक है, अब वेरिएबल, अगर वेरिएबल आपका रूट के अंदर आता है तो भी पॉलिनॉमियल नहीं है। ये भी बात ध्यान रखना। अगर वेरिएबल आपका रूट के अंदर आता है वो भी पॉलिनॉमियल नहीं है। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलता हूँ कि √x प्लस 2, क्या ये पॉलिनॉमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए √x को आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो पावर के फॉर्म में x की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। √x को हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो √x को हम क्या लिखेंगे? x की पावर 1/2, क्योंकि आपको पता है ये क्या है? स्क्वायर रूट है। क्या है? ये स्क्वायर रूट है। और स्क्वायर रूट को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। ऐसे ही मैं अगर यहाँ पर ये छोटा 3 लगा देता, क्यूब रूट ऑफ x, तो ये क्या हो जाता है? इसको हम क्यूब रूट ऑफ x को हम x की पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना। ठीक है, एक्सपोनेंट पावर में आपने पढ़ा होगा। तो x की पावर 1/2 तो हम किसको लिख सकते हैं? रूट को लिख सकते हैं। और x की पावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ x को लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर पावर क्या बन रही है? 1/2। क्या बन रही है? 1/2। लेकिन पावर हमारी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर मतलब होल नंबर्स होना चाहिए आपका। ये बात ध्यान रखो, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर मत करो, आप कह दो कि जो हमारी पावर होनी चाहिए वो होल नंबर्स के अंदर होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? होल नंबर्स के अंदर होनी चाहिए। वो हमारा क्या होगा? पॉलिनॉमियल होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है बात? अगर हमारी पावर होल नंबर्स के अंदर है, इसको आप बोल सकते हो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर को होल नंबर। ठीक है, अगर हमारी पावर होल नंबर में है जब तो वो पॉलिनॉमियल होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? किसी भी वेरिएबल की अगर पावर अगर होल नंबर में है तो वो हमारा पॉलिनॉमियल होगा, नहीं तो नहीं होगा। बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं।
ठीक है, कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि भैया कौन सा इसमें पॉलिनॉमियल है कौन सा नहीं है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो आपका वेरिएबल देखो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल होगा उसकी पावर माइनस में होगी, ठीक है, जब हम ऊपर लाएंगे उस वेरिएबल को तो वो माइनस में हो जाएगी उसकी पावर। क्लियर है? एक बात तो आपने देख ली कि डिनोमिनेटर में आपका वेरिएबल नहीं होगा, एक पावर जो होगी किसी भी वेरिएबल की पावर किस में नहीं होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल रूट एक्स, तो वेरिएबल आपका रूट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप रूट एक्स को सॉल्व करोगे तो एक्स की पावर 1/2 बन जाएगा, और 1/2 होल नंबर है क्या? नहीं है, ठीक है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। क्लियर है बात? समझ पा रहे हो ना? ठीक है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, और देखिए यहाँ पर जो था डिनोमिनेटर में क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में आएगी, और माइनस में आपकी क्या नहीं होनी चाहिए? पावर नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होनी चाहिए, मतलब होल नंबर होना चाहिए, पावर होल नंबर के फॉर्म में होनी चाहिए, तो वही हमारा पॉलिनॉमियल होता है। चलिए, और थोड़ा सा हम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो आपने पढ़ लिया। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है 4x³ + 3x² + x + 3, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए 4x³ + 3x² + x + 3, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके जो पावर है, देखिए यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर देखिए पावर क्या है? 3 है, 2 है, 1 है, मतलब सभी की पावर क्या है? होल नंबर के फॉर्म में है या नहीं है बताओ? है होल नंबर के फॉर्म में, मतलब ये वाला हमारा क्या है? पॉलिनॉमियल है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल क्या है हमारे पास में? 4x² + 3x की पावर -1 और माइनस का 4। अब यहाँ पर देखो x की पावर 2 यहाँ पर सही है, x की पावर -1 आ गया, मतलब जो पावर है ये किस में आ गई? आपके माइनस में। इसका मतलब है कि ये हमारा पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि माइनस में थोड़ी होता है होल नंबर। होल नंबर तो क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए थर्ड एग्जाम्पल 3x की पावर 3/2 + 2x - 3, क्या ये पॉलिनॉमियल है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा 3/2 क्या नहीं है? होल नंबर नहीं है, तो 3/2 होल नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि ये भी हमारा पॉलिनॉमियल नहीं। तो सिंपल सा आप याद रखो, जो आपकी पावर होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए? होल नंबर के फॉर्म में होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए, अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं। 2x² + 3y + 2, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं हम। कैसे करें एक्सपेंड? देखिए यहाँ पर अगर हम टर्म्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 3 टर्म्स है, प्लस माइनस ही सेपरेट करता है टर्म को। तो एक टर्म तो ये वाली है, एक टर्म आपकी ये वाली है, और एक टर्म आपकी ये वाली है। तो 1 2 3 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई हमारी? 3 टर्म्स हो गई, ठीक है। क्लियर है? अब हम अगर बात करें किसकी? कांस्टेंट टर्म की। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है? तो कांस्टेंट मीन्स क्या होता है? जिसके पास में वेरिएबल नहीं है। क्या होता है कांस्टेंट मीन्स? जिसके पास में आपका वेरिएबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2x², 2 के पास में क्या है? वेरिएबल है। 3y, 3 के पास में क्या है? वेरिएबल है। क्या 2 ओनली 2 है? 2 के पास में कोई वेरिएबल है क्या? नहीं है। इसका मतलब है कि 2 क्या होगा? हमारा कांस्टेंट टर्म होगा। क्या होगा? कांस्टेंट टर्म होगा। बात ध्यान है, ठीक है। वेरिएबल मीन्स पता है ना आपको? जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अननोन वैल्यूज़ मीन्स वो क्या होते हैं? हमारे वेरिएबल होते हैं। देखिए यहाँ पर x है, ये y है, ये दोनों के दोनों हमारे क्या है? x एंड y, ये क्या है? हमारे वेरिएबल है, ठीक है। x एंड y हमारा वेरिएबल है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की पावर 2 लिखा हुआ है। ये 2 की बात करें तो 2 हमारा एक्सपोनेंट होता है। क्या होता है? पावर, एक तरह से एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। क्या होता है हमारा? 2 जो होगा वो एक्सपोनेंट होगा, ठीक है। अब हम देखो वेरिएबल के आगे कुछ वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल x² के आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर 2 है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए y के आगे क्या लिखा हुआ है? 3 है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट, ठीक है। किसी भी वेरिएबल के आगे क्या होगी? वैल्यूज़ होगी, उनको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट। अगर हम 2 की बात करें तो 2 को हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x², क्योंकि 2 कहाँ पर लगा हुआ है? x² के पास में। x² के आगे है ना, तो x² का ही फ्रेंड है ये, तो हम कह सकते हैं कि 2 जो होगा वो कोएफिशिएंट ऑफ x², फ्रेंड ऑफ x²। तो 2 को हम क्या बोलेंगे? एक तरह से कोएफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x²। सिमिलरली अगर हम 3 की बात करें तो 3 को बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। 3 के लिए हम क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ y। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर पॉलिनॉमियल्स आर डिनोटेड बाय p ऑफ x। हाँ, अब देखिए यहाँ पर ये जो पॉलिनॉमियल दिया हुआ था मैंने, इसको हम डिनोट कर सकते हैं, एक तरह से नाम दे सकते हैं। किसी भी नाम होता है ना, किसी भी, अभी हमारा भी नाम होता है, हमें भी नाम से बोलते हैं, तो इस पॉलिनॉमियल को भी हम नाम से बोल सकते हैं, पॉलिनॉमियल ऑफ x वेरिएबल। यहाँ पर वेरिएबल कौन सा काम कर रहा है? यहाँ पर x कर रहा है, ठीक है। क्लियर है बात?
अब देखिए ये जो वेरिएबल है यहाँ पर दो वेरिएबल, ये तो मैंने एक्चुअली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेकर आपको समझाया कि कोएफिशिएंट क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। अब देखो पॉलिनॉमियल्स जो होगा, पॉलिनॉमियल्स जो होंगे एक वेरिएबल के भी होते हैं, पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल जहाँ पर एक ही वेरिएबल काम कर रहा है, पॉलिनॉमियल्स इन टू वेरिएबल जहाँ पर दो वेरिएबल्स काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी पॉलिनॉमियल्स होते हैं। यहाँ पर देखें अगर इसको हम पॉलिनॉमियल्स कहें तो यहाँ पर पॉलिनॉमियल्स इन टू वेरिएबल का एग्जांपल है ये वाला। वन वेरिएबल का कौन सा होगा, जहाँ पर ओनली वन वेरिएबल, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस वाले ही क्वेश्चन को मैं 2x² + 3x + 2 ऐसा लिख सकता हूँ। y की जगह मैंने क्या लिख दिया x, मतलब यहाँ पर कौन सा वेरिएबल काम कर रहा है, यहाँ पर ओनली वेरिएबल x काम कर रहा है। इसको हम नाम दे सकते हैं क्या, पॉलिनॉमियल ऑफ x वेरिएबल। x मैंने क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर x वेरिएबल काम कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कोई परेशानी है तो हम नाम दे सकते हैं इनका p of x, q of x। इन द अबव पॉलिनॉमियल्स 2x², 3y and 2 आर द टर्म्स, मैंने आपको बता दिया 2 and 3 आर द कोएफिशिएंट, 2 and 3 आर द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड y रेस्पेक्टिवली। x एंड y आर द वेरिएबल्स, x और y क्या है हमारे वेरिएबल्स है, मैंने आपको समझाया। 2 इज द कांस्टेंट टर्म विच हैज़ नो वेरिएबल, 2 जो है वो क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म है जिसके पास में कोई वेरिएबल नहीं है। क्लियर है, कोई परेशानी, ठीक है। आगे बढ़े, चलो तो आ जाते हैं अब थोड़ा सा हम आगे। अब देखिए पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल, इसको आप समझना, ठीक है। देखिए पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल, इफ देयर इज ओनली वन वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन देन दिस इज कॉल्ड द पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल। कोई एक्सप्रेशन जिसके अंदर आपका ओनली वन वेरिएबल ही काम कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनॉमियल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल भी दिया था आपको, ठीक है, 2x² + 3x + 5, ये एक एग्जांपल है। यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर भी x है, x वेरिएबल ही काम कर रहा है, तो पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल का एग्जांपल ये है, ठीक है। जैसे कि और एग्जांपल दिए हुए हैं x³ + x - 4 है ना, r² + 2, ओनली वन वेरिएबल, एक वेरिएबल के अलावा दूसरा वेरिएबल नहीं आ रहा है, तो उसे हम क्या करेंगे, पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल। बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर x³ + x - 4 था, x³ + x - 4, इसको हम डिनोट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कौन सा वेरिएबल काम कर रहा है, x, तो हम पॉलिनॉमियल ऑफ x वेरिएबल, इसको हम कैसे बोलते हैं, पॉलिनॉमियल ऑफ x वेरिएबल। अब यहाँ पर देखिए एक हमने एग्जांपल दिया r² + 2 का, किसका, r² + 2 का, इसको हम कैसे बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए कौन सा वेरिएबल काम कर रहा है, r, तो हम इसको बोलेंगे पॉलिनॉमियल ऑफ r वेरिएबल। बात क्लियर है, ये लिखने का एक तरीका होता है नेमिंग का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इससे तो हम रब कर देते हैं। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, अलग अलग टर्म्स के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से अलग अलग टाइप्स के पॉलिनॉमियल्स होते हैं। देखिए जिसकी नंबर ऑफ टर्म्स हमारी ज़ीरो होगी, जिसकी हमारी नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी, ज़ीरो होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, ज़ीरो पॉलिनॉमियल। बात क्लियर है, जिसकी नंबर ऑफ टर्म्स हमारी ज़ीरो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ज़ीरो पॉलिनॉमियल, ठीक है। 1 होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। 2 होगी उसकी बाइनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने दिया हुआ भी है, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स 0 है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, तो 0 पॉलिनॉमियल होगा। 1 टर्म मीन्स x² है, जैसे कि ओनली 1 टर्म ही है ना। 2 टर्म्स मीन्स x² + 1, देखिए x² + 1, तो कितनी टर्म्स हुई, 1 और 2, दो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2, इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैंने एग्जाम्पल गलत लिख दिया, इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं x³ + 2x + 9, ये एक एग्जाम्पल है, मान के चलो। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3, कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ये एग्जाम्पल गलत है, इसको आप मत लेना यूज़ में, ठीक है। क्लियर है, चलिए तो यहाँ पर ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ डिग्रीज, ठीक है। हमने नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर टाइप्स देख लिए हैं, अब नंबर ऑफ डिग्री के बेस पे हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स देखेंगे। तो नंबर ऑफ डिग्री के हिसाब से आप कैसे देखेंगे, डिग्री को देखेंगे। डिग्री क्या होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूँ 3x³ + 2x² + 9, इस टाइप से मैंने एग्जांपल आपके सामने रख दिया। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पर इस पॉलिनॉमियल में मुझे बताइए कि डिग्री क्या है, तो देखिए आप डिग्री कैसे बताओगे, डिग्री मीन्स होता है हाईएस्ट पावर। क्या होता है, हाईएस्ट पावर। डिग्री मीन्स क्या होता है, हाईएस्ट पावर। तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर को देखना होता है। देखिए यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, देखिए यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 2 है। कांस्टेंट वैल्यू के पास में क्या होती है,
कांस्टेंट वैल्यू के पास में होती है x की पावर 0। जो वेरिएबल काम कर रहा है मतलब x काम कर रहा है उसकी पावर क्या होती है 0। कांस्टेंट वैल्यू के पास में x की पावर 0 होगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 9 है यहाँ पर कांस्टेंट, इसके पास में x की पावर 0। क्यों होती है x की पावर 0? क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 होती है, जैसे कि x की पावर 0 क्या बनाएगा हमारा 1 बनाएगा, ठीक है, बात समझ रहे हो। 1 बनाएगा और 9 इंटू 1 क्या होगा 9 ही तो होगा। इसलिए कांस्टेंट वैल्यू के पास में x की पावर क्या होती है 0 होती है। क्लियर है। अब देखिए हाईएस्ट पावर यहाँ पर बताइए 0 है या 2 है या 3 है, आप कहोगे 3 है हाईएस्ट पावर। 3 है ना, 3 होने का मतलब है कि इसकी डिग्री भी क्या होगी 3 होगी। यही होता है हमारा डिग्री। डिग्री मीन्स आप ध्यान रखो हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 0, जिसकी डिग्री 0 होगी उसको हम क्या बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। जिसकी डिग्री 0 होगी उसको हम क्या बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, ठीक है। 0 डिग्री वाला मतलब कांस्टेंट वैल्यू, सिंपल सी बात है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 7 लिख दिया, ये एक पॉलिनॉमियल ही है, ठीक है। यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, ऐसा मत बोलना कि ये 7 तो ओनली वैल्यू ही है, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, ऐसा नहीं है। 7 भी एक पॉलिनॉमियल है, क्या है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, क्योंकि यहाँ पर ओनली कांस्टेंट वैल्यू ही लिखी है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। क्यों? क्योंकि 7 की जो डिग्री होगी वो क्या होगी 0। 7 मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर x वेरिएबल काम कर रहा है तो 7x की पावर 0 हम बोल सकते हैं। इस पूरे को हम क्या बोल सकते हैं 7x की पावर 0, ठीक है, क्लियर है। तो पॉलिनॉमियल्स ऑफ डिग्री 0 जिसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल किसे कहेंगे? जिसकी डिग्री 1 होगी। यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल डिग्री 1 होने का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपको दे दिया p + 9, ये एक तरह से पॉलिनॉमियल आपको दे दिया मैंने। अब यहाँ पर देखिए p के पास में कोई डिफ़ॉल्ट, p के पास में कोई पावर है क्या? यहाँ पर बताइए, एक्सपोनेंट है p के ऊपर? नहीं है ना। जिसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं होगी वो क्या होगा, एक तरह से डिफ़ॉल्ट 1 ही होता है, लेकिन हम लिखते नहीं है डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हम नहीं लिखते। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ओनली x, तो x की पावर क्या है यहाँ पर, x की पावर 1 होगी, ठीक है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट पावर क्या होती है 1 ही होती है, ठीक है। तो कोई भी वेरिएबल फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया आपके सामने q + 2, तो यहाँ पर q के पास में कौन सी पावर है 1 पावर है, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनॉमियल मतलब जिसकी पावर ओनली क्या होगी 1 होगी, पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1। क्योंकि आपको देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया आपके पास में p + 9 एक एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ पर देखिए क्या डिग्री होगी, इस पॉलिनॉमियल की क्या डिग्री होगी, तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री एक तो देखो p की पावर तो क्या होगी 1 होगी, और 9 के पास में पावर क्या होगी आपको पता है p की पावर 0 होगी। अब बताओ p की पावर 0 और p की पावर 1 में हाईएस्ट पावर कौन सी है, आप कहोगे 1 है, और 1 क्या होगा हमारा डिग्री होगा, ठीक है। तो जिसकी डिग्री 1 होगी उसको हम क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनॉमियल बोलेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री हमारी 2 होगी, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल के 2x² + 9 ये दे दिया, या 2x² + 3x + 2 ये दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस पॉलिनॉमियल में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 2 पावर है, तो ये हमारी डिग्री होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, ये हमारी डिग्री होगी। तो जिसकी डिग्री 2 है उसको हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो ये सभी एग्जांपल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के। क्यूबिक पॉलिनॉमियल की बात करें तो वहाँ पर क्यूबिक डिग्री क्या होगी हमारी 3 होगी, ठीक है। हाईएस्ट पावर क्या होगी डिग्री 3 होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 3x³ + 2x, ये एक एग्जांपल दे दिया मैंने। तो यहाँ पर देखिए x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई 3 हुई। तो ये क्या है हमारा पॉलिनॉमियल है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बताओ, कोई परेशानी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो आप इस बात को तो समझ गए। अब देखो जीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमियल, इसको आप समझ लो, ठीक है। जीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमियल, यहाँ पर देखिए जीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमियल। If polynomial of x is a polynomial, then the number a will be the zero of the polynomial with p of a is equals to 0. We can find the zeros of the polynomial by equating it to 0. Zeros of a polynomial अपन कैसे निकालेंगे, किसी भी polynomial के आगे इक्वल में आप 0 रख दो, उससे हमारा zeros निकलेगा। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक polynomial लिया x - 3, ये एक मैंने polynomial ले लिया। अब मैं कह रहा हूँ आपको x - 3 एक polynomial है, इसके zeros निकालो। तो zeros कैसे निकालोगे आप इसके सामने इक्वल में क्या रख दोगे 0 रख दोगे। तो x - 3 0 मीन्स क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। 0 मीन्स होता है एक तो रूट होता है, 0 को अपन रूट भी बोल सकते हैं। 0 मीन्स आंसर, एक तरह से ये याद रखो कि भाई x - 3 कब सेटिस्फाइड होगा, x - 3 कब सेटिस्फाइड होगा बताओ। तो x - 3 कब सेटिस्फाइड होगा, जब मैं x में 3 रखूँगा, जिससे कि हमारा आंसर क्या मिल जाए, हमारे को 0 मिल जाए। देखो x - 3 मतलब इस पॉलिनॉमियल में मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ, मतलब x की कौन सी वैल्यू रखूँ जिससे कि हमारा आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए। तो आप कहोगे x में सर 3 रख दो, 3 - 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो वही हमारा 0 होता है।
क्लियर है। तो x माइनस 3 के इक्वल में क्या रखूंगा मैं, 0 रखूंगा। देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू लाने के लिए, वैसे तो आपने ऐसे बता दिया आपको 3 है, लेकिन हमारे को x की वैल्यू वैसे लेके आनी है, तो कैसे लेके आएंगे, x माइनस 3 के इक्वल में रखूंगा 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 3 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3, मतलब x की वैल्यू क्या आएगी हमारी 3 आएगी। 3 क्या है, एक तरह से 0 है, 0 का हम रूट भी बोलते हैं, तो रूट भी बोल सकते हो, 0 भी बोल सकते हो। बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैंने एग्जाम्पल को सॉल्व भी किया हुआ है, आप देख लीजिएगा एक बार, और मैंने एग्जाम्पल लेकर भी आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस शोज डैट इफ़ वी प्लेस, हाँ ये तो आप कर लेना, एक बार पढ़ लेना। अब देखो थोड़ा सा रूट की बात करते हैं, जीरोस की बात करते हैं। तो देखिए एक ग्राफ है, दिख रहा है आपको ग्राफ, ठीक है। ये एक तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक का ग्राफ है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक लाइन और ये लाइन, आपको पता है ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ बन रहा है, इसका ग्राफ ऐसे बन रहा है ना। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि इस ग्राफ को देख के बताइए कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो आप कैसे बताओगे, आप देखोगे एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे देखो कितनी बार कट कर रहा है, ये 1 टाइम, फिर देखो यहाँ पर 2 टाइम और ये 3 टाइम, मतलब 3 नंबर ऑफ जीरोस निकलेंगे यहाँ पर, कितने, 3 नंबर ऑफ जीरोस निकलेंगे। बात क्लियर है, ठीक है। तो इफ़ द पॉलिनॉमियल हैज़ 1 रूट इट विल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली, एंड इफ इट हैज़ 2 रूट्स देन इट विल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड सो ऑन। और इसी तरीके से चलता रहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया एक्स को जितने टाइम्स इंटरसेक्ट करेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये बनाया, ठीक है, और मैंने ये बना दिया, तो यहाँ पर देखिए 1 और ये 2, कितने जीरोज़ निकलेंगे, 2 जीरोज़ निकलेंगे, समझ रहे हो, 2 जीरोज़ या 2 रूट बोल सकते हो, जीरो और रूट एक ही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया है, ये फाइंड p ऑफ 1 फॉर द पॉलिनॉमियल्स p ऑफ t। देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है p ऑफ 1 फॉर द पॉलिनॉमियल p ऑफ t इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस t प्लस 1। तो p ऑफ 1 मतलब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, p ऑफ t, p ऑफ 1 और p ऑफ t को देखिए थोड़ा ध्यान से, तो p तो p है, t देखिए यहाँ पर t है, यहाँ पर 1 है, मतलब t जो है वो किसके इक्वल है, 1 के। तो जहाँ पर भी t है वहाँ पर 1 पुट कर दो, तो देखो यहाँ पर t स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर 1 था प्लस 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, माइनस 1 प्लस 1 क्या होगा 2, 1 माइनस 2 क्या होगा -1, ठीक है। बात क्लियर है। 1 स्क्वायर माइनस, एक मिनट, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, सॉरी माइनस 1 प्लस 1 प्लस, हाँ प्लस का 2 आएगा ना, 1 क्या हो गया ये, 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 2, माइनस का 2 आएगा, अरे 1 माइनस 1, ऐसे करो इसको, 1 माइनस 1 प्लस 1, तो प्लस का 1 और माइनस का 1 तो हमारा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, तो प्लस का 1 ही तो बचा, ठीक है। तो हमारा क्या है, हमारा प्लस का 1, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस का 1 आ गया। रिमाइंडर थ्योरम क्या होगी, चलिए इसे हटा देते हैं हम। अब रिमाइंडर थ्योरम देखिए, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, तो रिमाइंडर थ्योरम के लिए आपको डिवीज़न एल्गोरिदम पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, डिवीज़न एल्गोरिदम पता होनी चाहिए। डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होती है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप ये पढ़ लेना अपने हिसाब से। देखिए डिवीज़न हम कैसे करते हैं किसी का भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये एग्जांपल दिया मैंने 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ये देखो डिवाइडेड बाय एक्स ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, सेपरेट करो ईच टर्म को, तो ये x इसके नीचे भी है, इस टर्म के भी नीचे है, इस टर्म के भी नीचे और इस टर्म के भी नीचे, बात ध्यान रखना। तो 3x क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स हम लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स लिख सकते हैं, प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स लिख सकते हैं। बात क्लियर है। ये डिवाइडेड बाय एक्स जो था हर एक टर्म के नीचे था, तो x से x कटा 3x स्क्वायर आएगा, x से x कटा प्लस x आएगा, प्लस x से x कटा 1 आएगा, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये डिवाइड करते हैं हम ऐसे। बात क्लियर है, ठीक है, तो आप इसे देख लेना एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर डिवीज़न ऑफ ए पॉलिनॉमियल विद अ नॉन ज़ीरो पॉलिनॉमियल, स्टेप्स देखिए आप कैसे हम डिवाइड करते हैं पॉलिनॉमियल्स को। दो पॉलिनॉमियल्स दिए हुए हैं और एक पॉलिनॉमियल को दूसरे पॉलिनॉमियल से हमें डिवाइड करना है, तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्जांपल डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, यहाँ पर कर रहा हूँ मैं डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 प्लस एक्स, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 प्लस एक्स, क्या लिखा हुआ है 2 प्लस एक्स से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले डिवीज़न करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको
थोड़ा सा ऑर्डर में सेट करना पड़ेगा। अब ऑर्डर क्या कहता है, ऑर्डर कहता है कि जिसकी पावर ज़्यादा ना उसे पहले रखिए। देखिए 2 + x को, ये 2 + x गलत लिखा हुआ है क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो हमारी सबसे एंड में होनी चाहिए। तो 2 + x को हम क्या लिखेंगे, x + 2। क्या लिखेंगे, x + 2। तो x + 2 तो हमारा डिवीज़र बन गया। डिविडेंड को देखिए, डिविडेंड सही है क्या, देखिए सबसे पहले पावर, इसमें देखिए सबसे पहले पावर कितनी है, 2 है, 2 के बाद में x की पावर क्या है, 1 है, 1 के बाद में x की पावर 0 है। तो ये सीक्वेंस बिल्कुल परफेक्ट है। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को, इस डिविडेंड को अगर ये ऐसे दे देता 3x माइनस का 3x प्लस का x² माइनस का 10 ऐसे दे देता, तो आपको क्या करना पड़ता है, इसको सीक्वेंस में ऑर्डर में सेट करना पड़ता। क्यों, पहले आप क्या करोगे, पहले 2 वाली पावर वाली आएगी, फिर 1 पावर वाली आएगी मतलब माइनस का 3x, फिर 0 पावर वाली आएगी माइनस का 10। तो डिवाइड करते टाइम आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो तो अब क्या करते हैं, देखिए हमने सेट कर दिया ऑर्डर सीक्वेंस और रख दिया है हमने। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है, देखिए डिविडेंड की फर्स्ट टर्म क्या है, x² को डिवाइड करेंगे डिवीज़र की फर्स्ट टर्म, डिवीज़र की फर्स्ट टर्म क्या है, x, डिवाइड किया क्या आया, x। इस x को हम कहाँ रखेंगे, कोशेंट में, लिख दिया कोशेंट में। अब इस x को मल्टीप्लाई करेंगे x + 2 से, किससे, x + 2 से, ठीक है। तो x को इंटू करेंगे x से, x², x को इंटू करेंगे प्लस के 2 से, प्लस का 2x। इसको हम यहाँ नोट कर लेंगे। अब यहाँ नोट करते टाइम भी ध्यान रखना है, x² के नीचे x² वाली टर्म, x के नीचे x वाली टर्म, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखिए प्लस, ये प्लस दोनों प्लस में है ना, हम क्या करेंगे यहाँ पर साइन चेंज करेंगे जिससे कि हमारा ये रिड्यूस हो जाए दोनों। तो यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस था ये माइनस, नीचे वाले के साइन चेंज करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, रिड्यूस। अब देखिए ये माइनस का 3x और ये माइनस का 2x, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 3x + 2x कितना होगा, 5x, और वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ किसकी थी, माइनस की। और ये यहाँ पर क्या है, -10, ठीक है। अब सेम प्रोसीजर वापस से रिपीट करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म डिविडेंड, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस का 5x लिखोगे, डिवाइडेड बाय यहाँ पर इसका फर्स्ट टर्म क्या है, डिवीज़र का x है, x से x कट क्या आया हमारा, -5 आया, -5 को हम यहाँ नोट कर लें और इस -5 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे x + 2 से। तो माइनस के 5 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 5x और माइनस के 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो माइनस का 10। यहाँ पर नोट कर लीजिए माइनस का 5x माइनस का 10, कर लिया नोट, ठीक है। इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर साइन चेंज कर सकते हैं। तो माइनस सा प्लस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस कट हो सकता है, ये भी कट हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 0। तो हमारे रिमाइंडर क्या आ गया, 0। क्वोशंट क्या है, क्वोशंट x - 5 आया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको सॉल्व करके क्वोशंट x - 5 आया है, 0 रिमाइंडर आया। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो डिवीज़न को हम कैसे करते हैं, इसी टाइप से सॉल्व करते हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। और रिलेशनशिप यहाँ पर लिखा हुआ है, डिविडेंड इज डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर डिविडेंड लिख दो, डिवीजर लिख दो, क्वेश्चन लिख दो, प्लस रिमाइंडर लिख दो, और जब इसको सॉल्व करोगे तो बिल्कुल रिलेशनशिप आपका प्रूफ हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब रिमाइंडर थ्योरम करें। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या है, यहाँ पर देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम एक तरह से दोनों सिमिलर ही है, कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा इनमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सिंपल सा है। देखिए यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम सेट p ऑफ x डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये आप एक बार रीड कर लेना। फॉर एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ मैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए a की पावर 4 a की पावर 3, ये कोई एग्जांपल लिखा हुआ है, a की पावर 4 प्लस a की पावर 3 माइनस का 2a² प्लस का a + 1 इज डिवाइडेड बाय a - 1, और आपको क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना। तो एक तो तरीका है कि आप डिवीज़न के बाय यूजिंग डिवीज़न आप करो, डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके, डिवीज़न थ्योरम का यूज़ करके आप इसको डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो, जैसा कि अभी अपन ने पहले निकाला था। और एक तरीका है कि आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके आप इसका रिमाइंडर निकालो, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ कब किया जाता है, रिमाइंडर निकालने के लिए किया, और रिमाइंडर थ्योरम ईजी भी है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू डिवीज़न, क्योंकि डिवीज़न में आपको एक तो लेंथी प्रोसेस लगता है, ठीक है। यहाँ पर आपका इतना लेंथी नहीं लगेगा। कैसे कर रहे हैं आपको रिमाइंडर थ्योरम में, देखिए x a - 1 इज इक्वल टू आपको क्या रखना है, 0 रखना है। देन a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 ट्रांसपोज होगा तो +1, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1 आ गई। a एक तरह से क्या है, 0 है, a की वैल्यू 1 जो आई है, 1 जो है वो 0 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a की जगह पुट कर देना है, तो 1 की पावर 4 + 1 का क्यूब -2 1 का स्क्वायर प्लस 1 + 1, 1 की पावर 4 1 + 1 का क्यूब 1 -2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 2 इंटू 1 1 ही होगा, 2 होगा, प्लस 1 + 1 2 होगा। देखिए ये तो हमारा रिड्यूस क्या आएगा, हमारा 2 आएगा। यहाँ पर देखिए 2 आ रहा है, ठीक। तो ये होता है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, 2 आएगा। एक तो इस टाइप से कर सकते हो,
और एक टाइप कर सकते हो आप क्या, डिवीज़न लगा कर सकते हो, लेकिन डिवीज़न आपके लिए बहुत ज़्यादा लेंथी पड़ेगा। ठीक है, तो जहाँ पर आपको रिमाइंडर निकालना है तो बाय यूजिंग, जब तक आपका लिखा हुआ नहीं है कि डिवीज़न निकालो आप, जब तक आप सिंपल ऐसे ही निकाला को रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके। ठीक है, सिमिलरली फैक्टर थ्योरम भी ऐसे ही है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6, ये है एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6, और इसने कहा कि x माइनस 3, चेक करिए कि x माइनस 3 जो है वो फैक्टर है क्या इसका, तो यहाँ पर फैक्टर थ्योरम का यूज़ करेंगे। अब फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, देखिए x माइनस 3 अगर फैक्टर है तो x माइनस 3 अगर फैक्टर होगा तो x माइनस 3 के इक्वल में क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये कह रहा है ना भाई x माइनस 3 अगर फैक्टर है तो x माइनस 3 के इक्वल में क्या होगा, 0 होगा। देन x इज इक्वल टू माइनस 3 को हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 3, मतलब x की वैल्यू 3 फिर से हम यहाँ पर पुट करेंगे जैसा कि हमने रिमाइंडर थ्योरम में करा, और हम लेकर आएंगे। और देखिए आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, जो रिमाइंडर आना चाहिए वो 0 आना है। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब है कि ये जो x माइनस 3 है ये इसका क्या है, फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। बात समझ में आ रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर करा है और आंसर क्या है हमारा, 0 आया। 0 आने का मतलब है कि ये इसका फैक्टर है, यही हमारी फैक्टर थ्योरम होती है। बात क्लियर है। ऐसे ही सिंपल मैंने एक फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यहाँ पर देखिए k का एग्जांपल लेकर समझाया, ये भी आप एक बार देख लेना, ठीक है, कर लेना। और वैसे तो हम क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ पर हम सब सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर बस सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है कि क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो, टर्म्स क्या क्या होती हैं इस चैप्टर के अंदर। अब देखिए फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, कैसे फैक्टर्स निकालते हैं हम पॉलिनोमियल्स के, तो पॉलिनोमियल्स भी अलग अलग टाइप के दिए हुए होंगे आपको। ठीक है, देखिए, और अलग अलग टाइप के दिए हुए होंगे, उनको अलग अलग टाइप के मेथड से निकालेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर 3 मेथड मैंने दिए है बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल x² माइनस एक्स का एग्जांपल दिया है, ये एक पॉलिनोमियल है। अब इसके मेरे को फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर हमेशा देखिए मल्टीप्लिकेशन में होता है, किस में होता है, मल्टीप्लिकेशन में। जब अगर x² माइनस एक्स के हमें फैक्टर निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन लेंगे। कॉमन दिख रहा है यहाँ पर क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बचा x, और यहाँ पर कितना बचा, x तो आ ही गया -1। समझ रहे हो मेरी बात को। कॉमन मीन्स पता है ना क्या होता है, कॉमन मीन्स जो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है कॉमन, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, x कॉमन आ रहा है भाई, x यहाँ पर भी मिल जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ पर 2x है, x इंटू एक्स है, और यहाँ पर -x है, तो कॉमन क्या आ रहा है, ओनली 1x आ रहा है। तो ऑन एक x तो आपका कॉमन आ चुका है, एक x बचा वो यहाँ लिख दिया, माइनस ये x तो आ गया था, तो क्या बचा, 1 बचा, तो x -1। ठीक है, तो ऐसे कॉमन निकालते हैं। तो अब देखो, अब बल गया ना मल्टीप्लिकेशन में, फैक्टर किस में होता है, मल्टीप्लाई में होते हैं, तो x फिर इंटू में x -1, तो 2 वैल्यू आ गई, ये और ये दोनों हमारे क्या एक तरह से फैक्टर है। ठीक है, सो डेट x एंड x -1 आर द फैक्टर्स ऑफ x² माइनस एक्स। ठीक है, इस टाइप के जो पॉलिनोमियल आएंगे उनको हम ऐसे ही करेंगे बाय टेकिंग आउट ऑफ द कॉमन फैक्टर। अब देखिए बाय ग्रुपिंग, ग्रुपिंग कब बनाएंगे, जब आपको इस टाइप का पॉलिनोमियल दिया हुआ, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये वाला पॉलिनोमियल AB प्लस BC प्लस AX प्लस CX। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर हम ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप कैसे बनाएंगे, इन दोनों का ग्रुप बना लो भैया, और इन दोनों का ग्रुप बना लो। क्यों इन दोनों का ग्रुप बनाया, क्योंकि यहाँ पर हमें दिखा कि कॉमन हम ले सकते हैं। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से भी हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल AB प्लस AX को पहले रख देता, ऐसे नहीं दिया हुआ होता, तो फिर आपको ग्रुप बनाने हैं, जैसे कि AB प्लस AX प्लस BC प्लस CX ऐसे देता, तो आपको देखना पड़ता। देखिए AB और AB के साथ में मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ जिससे कि हमारा ग्रुप बन जाए, तो AB प्लस BC रखूँगा, ठीक है, और AX और CX रख लूँगा जिससे कि हमारा कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कॉमन क्या आ रहा है, B आ रहा है, बचेगा क्या, A प्लस C। यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर कॉमन आ रहा है भैया हमारा X, तो क्या बचेगा, A प्लस C। ठीक है, तो A प्लस C हमारा क्या हुआ, एक तो एक फैक्टर तो A प्लस C बना, ठीक है, और एक फैक्टर क्या बना हमारा, B प्लस X। तो ये होता है हमारा ग्रुप, यहाँ पर प्लस X लगाना, तो ये होता है हमारा ग्रुप बनाना। क्लियर है बात, AB, हाँ यहाँ पर भी हमने प्लस नहीं लगाया। ठीक है, तो B प्लस एक्स और A प्लस C ये एक तरह से फैक्टर है। तो बाय ग्रुपिंग करना आपको आना चाहिए, क्योंकि ग्रुप करना आपको आएगा जब भी आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर पाओगे। अब देखो थर्ड वाला पार्ट, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में ही ग्रुप का काम होता है। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या कहती है कि आपको स्प्लिट मिड टर्म को इस टाइप से स्प्लिट करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल x² प्लस BX प्लस C, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, और हमें इस टाइप से इसको बनाना है, मतलब B, ये जो B दे रहा है ना आपको, इस B को हमारे को इस टाइप से स्प्लिट करना है जिससे कि हमारा क्या बन जाए, देखिए x² प्लस B को P प्लस Q के फॉर्मेट में स्प्लिट करना है, और इंटू में x है, प्लस C को
पी इंटू क्यू के फॉर्मेट में स्प्लिट करना है। इस फॉर्मेट को आप समझो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल से ही चीज़ें समझ में आती है। यहाँ पर देखिए 6x² प्लस का 17x प्लस का 5, ये आपको दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर अपन क्या करना है अपने को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, मिड टर्म कौन सी है, देखिए यहाँ पर 17। सबसे पहले तो ऑर्डर सेट कर लीजिए, ऑर्डर बिल्कुल परफेक्ट है। देखो पहले 2 आ रहा है पावर, फिर 1 पावर वाला आ रहा है, फिर 0 पावर आ रहा है, तो ऑर्डर तो बिल्कुल सेट है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मिडिल टर्म में क्या दिया हुआ है 17, मतलब इस 17 को इस टाइप से स्प्लिट करना है, दो वैल्यूज़ के अंदर ऐसे स्प्लिट करना है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई करना है 5 से, ठीक है। तो 6 को इंटू करेंगे 5 से, कितना आएगा हमारा 30 आएगा, ठीक है। मतलब आपको इस टाइप से इस 17 को फैक्टर करना है एक तरह से, जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो हमारा क्या है, ये 30 आए, और प्लस माइनस करने पर क्या है, ये जो दिया हुआ है 17 है, ठीक है। तो ऐसी दो फैक्टर्स, दो वैल्यू बताओ मुझे। तो आप कहोगे सर 15 और 2, देखो 15 इंटू 2 करोगे तो 30 आएगा, और 15 प्लस 2 करोगे तो 17। इसके लिए आपको टेबल की नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। तो 15 और 2 के फॉर्मेट में हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, तो 6x² प्लस 17x को क्या लिख सकता हूँ मैं, 15x प्लस 2x प्लस 5। 15 और 2 के फॉर्म में लिख दिया, बस 17 को तो 15x प्लस 2x। देन हम अब ग्रुप करेंगे, देखो यहाँ पर इन दोनों का ग्रुप बनाएंगे, तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए 6 और 15 दोनों 3 से जाते हैं, तो 3 और x भी कॉमन आ रहा है। कितने टाइम्स गया है इस 3 से, 2 टाइम्स, एंड एक x बचा, और 3 5 जा 15, प्लस यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे, एंड 2x प्लस 5। ये दोनों हमेशा इक्वल आते हैं, और इन्हें हम कॉन्केटिनेट कर देते हैं, तो 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 5 को एक बार लिख देना है। ये हमारे दोनों क्या है, फैक्टर है। तो यहाँ पर देखिए हमने निकाल दी, ठीक है, क्लियर है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना होता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लिखी हुई है, इन्हें भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, और नोट कर लीजिएगा इनको। यहाँ पर देखिए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लिखी हुई है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x² प्लस 2xy प्लस y², 8th क्लास में भी थी ये। x माइनस वाई का होल स्क्वायर यही होता है सिमिलर, बस यहाँ पर माइनस होता है। x प्लस वाई, x माइनस वाई क्या होता है, x² माइनस y²। x प्लस a, x प्लस b, x² प्लस a प्लस b, x प्लस a b। तो ये आप सभी आइडेंटिटीज को देख लेना एक बार, और इन्हें याद कर लेना, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड हमारे कई क्वेश्चंस है। क्लियर है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट इस चैप्टर का। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और बहुत अच्छे से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट ढंग से देख लिया ना, तो आपका चैप्टर कवर हो गया एक तरह से, आप ये मान के चलिए, ठीक है। एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट ढंग से देख लिया और अच्छे से समझ लिया, तो बस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आज ही। क्लियर है बात। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।